और ओबीसी जो है तुष्टीकरण के साथ चल रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि किस तरह से ओबीसी जो वोट है, जो एक बड़ा वोट है, 50% का वोट लगभग है, वो उनके साथ आ जाए। और ये बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम जो समुदाय है, लगभग 13% का वोट बैंक है, उसको अपने साथ लाने की कोशिश करें, क्योंकि 45 सीटें ऐसी है जहां पे मुस्लिम वोट जो है वो निर्धारित करता है कि कौन जीतेगा। ठीक है समीर जी, जिस हंग असेंबलिंग की बात कर रहे हैं, अब वहां पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो तो एक दूसरे को एक दूसरे की पार्टी बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी के दो यार बीआरएस और ओवैसी कह रहे हैं कि ये उनके साथ हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन है, आरएसएस और वो तो कांग्रेस का भी संबंध बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में सारी पार्टियां वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। वोटर कंफ्यूजन में है, मतलब वोटर ने पार्टियों को कंफ्यूज करके रखा है, वोटर भी खुद कंफ्यूज है कि किसका किसके साथ गठबंधन है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं पहले बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छा रहा था। 150 सीटों में से 48 सीटें हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2 विधानसभा उन्होंने जीती थी, एक तो हुजूराबाद विधानसभा इटाला राजेंद्र ने जीती थी और उसके बाद डुबुक्का विधानसभा जीती थी। उसके बाद बंडी को वहां से जो अध्यक्ष पद से हटा दिया, बंडी को अध्यक्ष पद से हटाने का बड़ा कारण यह था कि उसके खिलाफ मुरलीधर राव उसके खिलाफ थे, कई संगठन के पदाधिकारी उसके खिलाफ थे, संगठन महामंत्री उसके खिलाफ थे और संघ के कुछ पदाधिकारियों ने भी बंडी के कार्यशैली से नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए वहां से हटा दिया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली पूरा फोकस वहां पर SC/ST वोटर्स के ऊपर है। वहां पर SC के लिए 19 सीटें आरक्षित है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर फोकस करे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम OBC मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेसिकली 19 सीटों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जब वहां से संगठन देखा है तो 19 SC सीटें और 12 जो SC सीटें, ये मिला के कुछ 32 सीटें होती है। इन 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से इस आदिवासी और SC और ST सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कन्वर्ट किया जाए, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी वहां फोकस कर रही है। दूसरा एक बड़ा कांग्रेस और BRS के बीच जो गैप था 2018 का, अगर आप चुनाव देखोगे तो 18.5% का वोट बैंक था। कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और 19 सीटें मिली थी, और TRS को जो BRS है उसको 47 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे और 88 सीट मिली थी। हालांकि जो वोट गैप था 18.5%, कांग्रेस ने उसको बहुत बेहतर तरीके से कवर किया है। और कांग्रेस और BRS के अंदर इस समय एक बड़ी फाइट देखने को मिल रही है। इस बार एक बड़ी भूमिका जो निभा सकते हैं वो चंद्रबाबू नायडू की TDP पार्टी का भी है। इस बार तेलुगु देशम पार्टी तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ रही है। पिछली बार उनके वहां से 2 विधायक भी आए थे और 10% के करीब वोट बैंक था। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि तेलुगु देशम पार्टी का जो 10% वोट बैंक है, लास्ट टाइम वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी 2018 में तेलुगु देशम पार्टी, तो इस समय चंद्रबाबू नायडू का जो 10% वोट बैंक है वो कहां शिफ्ट होता है, उस पर एक बड़ा फोकस होगा। और मुस्लिम सीट्स जो 48 सीट्स है, जो मुस्लिम प्रभावित सीटें हैं, उनका गणित इस बार कैसा होता है, वो कांग्रेस और BRS में कैसे बटती है। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ हिंदुत्व को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और SC और ST वोटों को फोकस कर रही है, तो मुझे लग रहा है इस बार मुस्लिम वोट बैंक भारतीय कांग्रेस में और BRS में बटेगा। और हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक है जो OBC भी जिसमें शामिल है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम OBC को लेकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसके अलावा OBC के लिए जो मड़ीगा वहाँ की एक समुदाय है बड़ी, उनके लिए हम अलग से रिजर्वेशन के लिए हम प्लान करेंगे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो OBC का पासा फेंका है वो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर सकता है। जो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति हर्षवर्धन जी तेलंगाना में हो रही है, जितने भी बड़े नेता वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उनका जो घोषणा पत्र है उस पर एक बार फिर धर्म आधारित आरक्षण खत्म करने की बात कही है। हालांकि कर्नाटक में सफल नहीं हो पाया था बीजेपी का, लेकिन एक बार फिर से घोषणा तेलंगाना में बीजेपी ने की है। इससे कोई ध्रुवीकरण हो पाएगा, कुछ सीटों में इजाफा कर पाएगी बीजेपी? देखिए, अभी अभी संविधान दिवस बीता, हम सब ने अभी संविधान को याद किया है। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण पूरी तरह से निषेध किया गया है। अब उसके बाद क्यों पार्टियों ने मुस्लिमों को उस तरह से आरक्षण दिया, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग कमेटी की, अलग अलग आयोग की रिपोर्ट आती रही, अल्पसंख्यक मंत्रालय बाकायदा है कल्याण के लिए। उन सब के बावजूद अगर आपको ये संविधान विरोधी कृत्य करना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उसको उठा रही, तो उसे मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता। ठीक है, कर्नाटक में वो नहीं सफल हुए, और कोई भी नेता किसी मुद्दे को लेकर चलता है, ऐसे तो अगर कोई कहे तो जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन 1989 पालमपुर अधिवेशन, तो कहा जाता कि वो तो कभी सफल ही नहीं होना था, क्योंकि उस पर तो सरकार भी गिर गई, पूर्ण बहुमत भी नहीं हुआ। लेकिन जनता को वो बात समझ में आती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको तेलंगाना को लेकर हम कहें कि धर्म आधारित बात करते हैं, तो तेलंगाना में जिसको कहते हैं कि आप एक तरह से कहें कि आपने दबाव बना दिया है कि केसीआर जैसे नेता को भी सबसे बड़ा मंदिर हमने बनवाया, क्या हम
योजनाएं चला रहे हैं, वो सब उनको बताना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी की इस राजनीति को अगर आप देखें तो, चूंकि कई बार लोग कहते हैं कि अब क्या, अब तो भूपेश बघेल भी राम वन गमन बनवा रहे हैं, अब तो हर कमलनाथ भी बाबा बागेश्वर की कथा सुन रहे हैं, लेकिन जनता जब देखती है तो उसको समझ में आता है ये इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक निरंतरता में दबाव बनाए हुए हैं कि आपको हिंदू जो बहुसंख्यक समाज है उसकी तरफ से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, उसे खारिज करके जो राजनीति होती थी अब वो नहीं हो पाएगी। और इसीलिए आप देखिए बड़ी बहस अब हो रही कि ये फर्जी सेक्युलरिज्म क्यों करना चाहिए, अपीजमेंट क्यों करना चाहिए। पी चिदम्बरम को लेख लिखना पड़ गया है कि भाई इस तरह से आप उसको तुष्टीकरण बना दिया आपने सेक्युलरिज्म को। तो अब इस तरह की जब डिबेट होती है तो उसमें एक वर्ग तैयार बैठा होता है जो कन्विंस होता है, जो कहता है कि हाँ ये बात जो है ये तो हमको भी बहुत साल से समझ में आ रही, और तब वो वोट देने जब जाता है तो वो परिणाम बदलने वाला होता है। ये तो मतलब थोड़ा सा बीजेपी की इस राजनीति में सबसे ज्यादा जो तिलमिलाहट हो रही है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को हो रही है। बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है हर्षवर्धन जी, इसमें ओवैसी का क्या रोल है या ओवैसी की क्या भूमिका है तेलंगाना के चुनावों में? देखिए ओवैसी ज्यादा तिलमिला रहे हैं अभी कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स की प्रायोरिटी में नंबर 1 होती हुई दिख रही है, और अगर वो पैन इंडिया नंबर होगी तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन आएगा तेलंगाना से। कर्नाटक ने उसको एक फाउंडेशन दी थी। मेरा यह मानना है कि सेकुलर वोटों की इमारत में कांग्रेस प्रतिष्ठित होने वाली है, यह तय होगा तेलंगाना के चुनाव में। मेरा यह भी मानना है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से तेलंगाना है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की अपनी भूमिका है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तेलंगाना है। अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है या सरकार बनाते बनाते रह भी जाती है तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा। और इसको बार बार कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, यूपी बिहार में कैसे बात करेंगे, महाराष्ट्र में कैसे बात करेंगे। कांग्रेस का अपर हैंड होगा और वो अपना क्लेम जो है वो मजबूती से मांगेगी। जो अभी खड़गे साहब या राहुल जी कहते हैं कि नहीं हम तो कोई मुश्किल नहीं, सब एक साथ चलो, तब वो शायद कहेंगे कि नहीं एक साथ चलो लेकिन हम एक कदम आगे हैं, हम आगे चल रहे हैं, लीडरशिप हमारी है, जो कई डिबेट में अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलने भी लगे हैं। तेलंगाना के चुनावों में राहुल जी जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। जितनी भी बैठकें मुस्लिम संगठनों की हो रही हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं कि मुसलमानों की पहली पसंद वैसी नहीं बल्कि कांग्रेस होनी चाहिए, हम लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए ये बात सही है कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को जाता है, लेकिन तेलंगाना में मुझे लगता है कि बीआरएस भी मुस्लिम वोटों के लिए कोई अलग थलग पार्टी नहीं है। देखिए बीआरएस ने ये कोशिश की थी कि लगभग 12% आरक्षण जो है वो सब मुसलमानों को मिल जाए। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भी मूव किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो अभी तक ये हो नहीं पाया। दूसरी ओर अगर बीजेपी ये कहती है कि वो 4% आरक्षण जो मुसलमानों का है वो हटा देगी, उन्होंने घोषणा की, लेकिन दूसरी तरफ बीआरएस तो ये कहती है कि हम बढ़ाएंगे उसे, तो ऐसे में मुस्लिम वोट जो है वो बीआरएस की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए। ये बात सही है कि जो ओवैसी जी की पार्टी है वो हमेशा से मुस्लिम ध्रुवीकरण के कारण जो है तेलंगाना में रही है, हैदराबाद के आसपास, लेकिन कांग्रेस जो है पैन, जैसे कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे, पैन इंडिया अगर हम सिनेरियो देखें तो कांग्रेस जो है वो खास तौर से जो है उनको जो है ये माना जाता है कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए काम करती है और मुस्लिम वोट जो है उनकी तरफ जाता है, ये बात दूसरी है। लेकिन कई मुद्दे हैं देखिए तेलंगाना में, जो कि जैसे मैंने कहा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो चुनाव फंस सकता है, वो त्रिशंकु हो सकता है, तो उसके कारण कई सारे मुद्दे हैं। जैसे धारिणी स्कीम एक तेलंगाना में चलती है, जो कि लैंड एक उन्होंने कंपोजिट स्कीम बनाई है, जो भी लैंड का लेन देन होता है, जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उस पर लोड किए जाते हैं। इस स्कीम को लेकर वहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय है उसमें बहुत ज़्यादा रोष है। वो स्कीम ठीक से चल नहीं रही है, वहाँ पे किसी का नाम किसी के ज़मीन के कागज़ों पे चढ़ जा रहा है, किसी जगह चढ़ नहीं रहा है, तो वहाँ लेकर लोग लगातार ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं और उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, रायतू बंधु की अगर हम बात करें, अभी ये इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ है कि उसका जो पैसा जाना था उस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। वो अभी जाना था 2 दिन पहले चुनाव से जो है डिस्ट्रीब्यूट होना था, उस पर रोक लगा दी। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, स्कीम्स हैं, जिसको लेकर जो है वहाँ के चुनाव में लोग जो हैं या तो इस एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। तो क्या बीआरएस की अपनी ही योजना या जिस तरीके से बीआरएस वहां पर राजनीति कर रही है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार जाना समीर जी और बार बार ये बताना कि कैसे वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, ये एक तरफ इशारा हो सकता है कि मुश्किलें तो बढ़ रही हैं बीआरएस की, मजबूत वो बेशक है।
निश्चित रूप से बीआरएस के लिए बहुत आसान चुनाव नहीं है। तीसरा चुनाव है। देखिए 2014 में जब तेलंगाना अलग राज्य बना था, उस समय उसका पूरी सिंपैथी बीआरएस के साथ थी कि बीआरएस ने, चंद्रशेखर राव ने इसके लिए संघर्ष किया था और लड़ाई लड़ी थी, तो पूरा उसको बेनिफिट 2014 के चुनाव में मिला था। 2018 में जब वो चुनाव लड़ने गए तो उन्हें उसके साथ रायतू बंधु योजना का मिला था। उस सिंचाई और बिजली योजनाओं के उन्होंने जो पैसा खर्चा किया था, वहां पर जो प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा, वहां से पानी निकालकर जो महंगी सिंचाई योजना लागू कर लोगों के लिए जो उसने उपलब्धता करवाई थी, मुझे लग रहा है वो बड़ा फैक्टर उनके बीच में रहा था। लेकिन अब वो इस तीसरे चुनाव में बीआरएस के पास वो फैक्टर नहीं रहेगा कि अलग राज्य बनाया उसकी सिंपैथी मिलेगी। बेसिकली इस बार ये लड़ाई ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना बनाने वाले और तेलंगाना के लिए संघर्ष करने वालों के बीच में होने जा रही है। कांग्रेस ने भी इस बार अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लेकर आई है। तो कांग्रेस का अब कांग्रेस के साथ एक बड़ा बेनिफिट ये होने जा रहा है कि तेलंगाना के अंदर जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग निकल के आ रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ओबीसी से ये बड़ा पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग दूर होता जा रहा है। और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के अंदर रोड शो करने वाले हैं। हैदराबाद के अंदर ओबीसी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका जो मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, और हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के कारण और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कारण भाजपा की तरफ जा रहा है। तो ओबीसी का डर ही यही है कि वो सिर्फ हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद की तरफ जहां उनकी पकड़ है उन सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 10 से सीटों पे लड़ते हैं, 7 सीटें जीतते हैं, और बाकी सीटों पर वो मुसलमानों को बीआरएस के लिए वोट करने की अपील करते हैं। लेकिन इस बार ये बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास भी जा रहा है। एक यह बड़ी चिंता बीआरएस के लिए भी है और ओवैसी के लिए। बीआरएस के लिए तीसरी बड़ी चिंता का कारण वहां पर संघ के स्वयंसेवकों का जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, और लगातार ओबीसी के भी संघ ने जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने अपना आधारभूत बढ़ाया है। मुझे लग रहा है ये जो बड़ा वोट बैंक ओबीसी बीआरएस के साथ जुड़ा हुआ था, वो इस बार एक तो मुख्यमंत्री बीआरएस भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री हम ओबीसी बनाएंगे, इसके कारण, और ओबीसी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 35 के करीब ओबीसी टिकट दिए। वही आप देखोगे अगर तो बीआरएस और कांग्रेस ने 32 लोगों को दिया है। बीजेपी की तो वैसे देखा तो 40 ओबीसी कैंडिडेट है। दिलचस्प चुनाव है इस बार का तेलंगाना का भी। और देखिए सवाल यही कि क्या इस बार तेलंगाना चुनाव में ओवैसी के शहर में हिंदुत्व की लहर है? क्या योगी के प्रचार से बदल गया है हैदराबाद में माहौल? क्या मोदी योगी की जोड़ी साउथ में भी हिट है? इस पर होगी बात। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।